माई कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेक्नीशियन 2026 में पूछे गए गति चैप्टर यानी मोशन चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि एक किसान 11 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की बाउंड्री के अनुदेश चलकर 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो 3 मिनट 20 सेकंड चलने के बाद उसके शुरुआती बिंदु से विस्थापन कितनी होगी। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। खेत किस प्रकार का है, तो खेत के बारे में बोला गया कि खेत जो है एक वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब यानी जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है। तो अगर हम इस प्रकार एक खेत बना लेते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर है और भुजा की लंबाई दी गई 11 मीटर, यानी ये 11 है, ये भी 11 है और ये भी 11 है और ये भी 11 है। अब कहता है कि अगर वो एक चक्कर लगाने में 20 सेकंड का टाइम लेता है, तो बोला है 3 मिनट 20 सेकंड। 3 मिनट का मतलब अगर हम 60 से इंटू कर दे तो 180 सेकंड और 20 सेकंड बोला है, यानी कि टोटल 200 सेकंड चलना है। तो अगर एक चक्कर में 20 सेकंड तो कहीं ना कहीं 200 चक्कर मतलब 200 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेगा, 10 चक्कर, यानी टोटल वो 10 चक्कर लगाने वाला है। तो अगर दूरी का बात करें तो एक चक्कर में 11 11 11 11 यानी एक चक्कर में वो 44 मीटर जाता है। तो 10 चक्कर में कितना जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 440 मीटर। लेकिन ये क्या निकला, ये निकला दूरी। तो यहाँ पर दूरी नहीं पूछा गया है, पूछा गया विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो जो भी व्यक्ति अपने प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का जो उसका सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा या सबसे छोटा रास्ता या फिर सबसे लंबवत रास्ता इसको बोलेंगे, उसी को उसका विस्थापन कहते हैं। तो अगर कोई आदमी चक्कर लगा रहा है, 10 चक्कर लगाएगा तो 1 2 ऐसे करते करते 10वां चक्कर भी लगाएगा तो वहीं पहुंच जाएगा। तो देखिएगा जिस बिंदु से वो शुरू किया था वहीं पहुंच गया, जिस कारण से हम कह सकते हैं इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, अगर दूरी पूछता तो इसका आंसर होता 440 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान गति से गतिमान पिंड के लिए दूरी समय ग्राफ के विषय में सही नहीं है। कौन सा ग्राफ बोला है, दूरी और समय ग्राफ। कोई भी अगर ग्राफ का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ज़्यादातर ये 2 ही ग्राफ का एग्जाम में पेपर मोशन चैप्टर से आता है। एक होगा दूरी समय या विस्थापन समय जिसको बोलते हैं, या फिर वेग समय बोल सकते हैं। ये दोनों ग्राफ को हम अच्छे समझते हैं। अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो केवल दूरी और समय का ग्राफ है। अब दूरी का मतलब यहाँ विस्थापन भी समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऐसे, ये ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ और ये चौथा ग्राफ हम बनाते हैं। अगर समय के साथ सेम दूरी हम बार बार जा रहे हैं, 10 सेकंड में 50 मीटर, फिर 10 सेकंड में 50 मीटर, इस प्रकार अगर हम जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो वेग है वो बिल्कुल एक समान बना हुआ है। यानी कहने का मतलब हम इतना समय लिए इतना दूर पहुँचे, इतना समय लिए इतना दूर पहुँचे, इतना समय लिए इतना दूर पहुँचे। तो कहीं ना कहीं पहला बार यहाँ, दूसरा बार यहाँ, तीसरा बार यहाँ, इस प्रकार मेरा डॉट जा रहा है और इसको हम मिला दें तो कुछ ऐसी रेखा देखने को मिलेगी। और इस रेखा को हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा वो आपको क्या बताती है, तो ये बताता है एक समान वेग। यानी आप जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, एक समान वेग से, क्योंकि सेम दूरी और सेम समय में आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ 5 सेकंड, यहाँ लिखा हुआ 10 सेकंड, यहाँ लिखा हुआ 15 सेकंड, यहाँ लिखा हुआ है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो पहला 5 सेकंड में हम 10 गए, तो यानी मेरा अगर यहाँ वेग निकालेंगे तो 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड आएगा, 20/10 2 मीटर पर सेकंड आया, 30/15 2 मीटर पर सेकंड आया। यानी बार बार मेरा वेग जो है वो एक समान बना हुआ है। तो एक समान वेग का अगर हम बात करें तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर दूरी और समय ग्राफ में हमको एक समान वेग का ग्राफ बताना है तो वो क्या कहेंगे कि मूल बिंदु से एक सीधी रेखा इस प्रकार जाएगी मूल बिंदु से, और ये कहीं ना कहीं ऊंचाव है। ऊंचाव है मतलब ये स्लोप है। स्लोप को हम लोग स्लोप लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में या तो हम लोग ढलान बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं प्रवणता। यहाँ जैसे लिखा हो प्रवणता, तो ये हम कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं। स्लोप क्या होता है, जब कोई आदमी सीधा रास्ता में जाता है तो वो पूरा प्लेन रोड है, लेकिन अगर हम ऊपर उठते हैं या नीचे जाते हैं उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। अब ये पूरा ऊपर ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, पूरा ऐसे कर्व हो सकता है, ऐसे पूरा कर्व हो सकता है। तो जहाँ पर भी कर्व या हम लोग सीधी रास्ता यानी कि पूरा हॉरिजॉन्टल ना लेके हल्का सा भी तिरछा होता है, वो सारे स्लोप होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्लोप है। स्लोप कैसा, एक समान स्लोप है, मतलब सेम जैसा बन रहा है। ऐसा नहीं कि एकाएक बढ़ गया एकाएक घट गया। अगर ऐसा रहता ऐसे 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 तो हम कह सकते हैं स्लोप जो रहा बढ़ घट रहा है, लेकिन अगर ये एक सीधा है तो हम कह सकते हैं ये एक समान मैंने सीधा स्लोप बढ़ते जा रहा है।
तो पहला पिक्चर समझ आ गया होगा कि जब हमसे पूछा है कि बताओ दूरी समय ग्राफ में एक समान वेग का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। दूसरा एक ग्राफ बनता है ऐसा, तो हम देख सकते हैं इस केस में ना तो मेरा दूरी बढ़ रहा है ना तो मेरा दूरी घट रहा है, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। लेकिन हम देख सकते हैं कि हम अगर 50 मीटर में खड़े हैं तो हम केवल 50 मीटर में ही खड़े हैं, हम ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। तो इस प्रकार मेरा वेग जो होगा वो शून्य हो जाएगा। क्यों वेग शून्य हो जाएगा? क्योंकि अगर मेरा दूरी समय के साथ बढ़ ही नहीं रहा है ना घट ही नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं मेरा वेग क्या होगा, वहाँ पर जीरो हो जाएगा। और इस केस में अगर हम बोलेंगे ढलान, तो यहाँ ढलान भी जीरो होगा। कैसे ढलान जीरो होगा? तो क्योंकि ना तो स्लोप मेरा ऊपर उठ रहा है ना नीचे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो हम कह सकते हैं जो मेरा स्लोप होगा इस केस में क्या होने वाला है, जीरो। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्लोप का, तो हम यहाँ पर स्लोप कह सकते हैं कि वो एक समान ऊपर की ओर यानी धनात्मक बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। अगला ग्राफ एक होता है ऐसा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 सेकेंड में 10 मीटर, अगला भी 10 सेकेंड में थोड़ा बढ़ा, फिर इकाई देखते हैं कि 50 सेकेंड या 30 सेकेंड में दूरी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मेरा जो वेग है वो क्या हो रहा है, असमान वेग है। क्योंकि पहले उसका स्पीड धीरे धीरे स्पीड हो गया पूरा। हम लोग बाइक चलाते हैं तो पहले गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, चलाने के बाद इकाई स्पीड कर देते हैं, तो यही मेरा हो जाएगा असमान वेग। यानी ये किसको दिखाएगा, असमान वेग। और यहाँ भी ढलान होगा। कैसा ढलान होगा? तो इसमें ढलान क्या बोलेंगे, वक्र होगा और बढ़ते क्रम में। और ये भी हम लोग देखते हैं कि बढ़ रहा है ना तो धनात्मक होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर ये ग्राफ ऐसे हो जाए यानी धीरे धीरे उसका वेग घट रहा है, क्योंकि दूरी घट रहा है, समय के साथ धीरे धीरे घटते चल जा रहा है। जहाँ पहले वो 5 सेकंड में 10 किलोमीटर जाता था, अब 5 किलोमीटर जाता है, अब 4 किलोमीटर जाता है, ये घटते जा रहा है। तो ये भी मेरा कैसा वेग है, असमान। लेकिन असमान वेग है लेकिन घटते क्रम में, इसलिए घटते क्रम में हम बोलेंगे तो नेगेटिव है। और स्लोप यहाँ पर क्या होगा, तो स्लोप यहाँ भी वक्र ही कहलाएगा, लेकिन वक्र के साथ हम क्या बोलेंगे इसमें कि ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो 4 पिक्चर है, ये 4 पिक्चर किसका है, दूरी और समय ग्राफ का। अगर ये चारों पिक्चर को हम अच्छे समझ जाए तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। पहला कहता है कि दूरी और समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण को दर्शाती है। हम कहीं भी दूरी और समय ग्राफ में त्वरण का बात किए, त्वरण कभी भी दूरी और समय ग्राफ में नहीं आता है। दूरी और समय ग्राफ में केवल और केवल वेग आता है। जब हम त्वरण का बात करेंगे तो वो आएगा वेग में। वेग और समय का जब ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग त्वरण का बात करेंगे, एक्सेलरेशन का बात करेंगे। यहाँ पर केवल और केवल वेग का बात होगा, इसलिए 1 नंबर गलत है। दूसरा कहता है कि यदि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता कम हो तो चाल भी कम होगा। अब सिंपल सा बात है कि पहला वाला पिक्चर में देख सकते हैं स्लोप बढ़ता जा रहा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि स्लोप बढ़े नहीं, बहुत कम मात्रा में ऐसे जा रहा हो ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार अगर पहले के मुकाबले इसकी प्रवणता कम है, ज़्यादा हाई स्लोप नहीं है, यहाँ पर पहाड़ चढ़ना है तो नीचे नीचे चढ़ना है, यहाँ पहाड़ एकाएक बहुत ऊंचा है तो यहाँ पर स्लोप कम है, तो स्लोप कम है इसका मतलब इसका चाल भी क्या होगा, कम होगा। अभी भी हम देख सकते हैं वो बहुत कम दूरी जा पा रहा है, समय बीतते जा रहा है लेकिन वो दूरी मात्र अभी मान लो 5 मीटर गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ में प्रवणता कम हो तो हम कह सकते हैं चाल क्या होगा, कम होगा। और अगर प्रवणता ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं वो पिक्चर हमको बताता है कि कहीं ना कहीं समय के साथ हम बहुत दूरी तय कर रहे हैं, यानी मेरा वेग ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रवणता ज़्यादा होने से चाल ज़्यादा होगा और प्रवणता कम होने से चाल कम होगा। तीसरा कहता है कि दूरी समय ग्राफ क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को दर्शाता है, तो नहीं, ये बात गलत है। दूरी और समय जब भी अगर हम देखेंगे तो उससे कोई एरिया का पता नहीं चलता है। अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी और समय ग्राफ से कोई भी एरिया या कुछ भी नहीं निकलता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर हम वेग वाले चैप्टर में देखेंगे तो भले एरिया मेरा निकलेगा विस्थापन का, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका कोई क्षेत्रफल की भौतिक राशि दर्शाई नहीं जाएगी। तो इसमें गलत कौन रहा, 1 और 3, यानी ऑप्शन में बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रेशमा 120 मीटर लंबे पुल को तैर कर आगे जाती है और वापस आती है, 1 मिनट में कुल 240 मीटर की दूरी तय करती है। ये गई और आई, तो 120 गई और 120 आई, यानी कुल मिलाकर वो कितना गई, 240 मीटर। तो वेग पूछा है, हम लोग जानते हैं वेग मतलब वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पर हम बात करें विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या, विस्थापन। तो जो व्यक्ति यहाँ से शुरू किया गया और वापस आ गया यानी इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है, इसलिए विस्थापन हो जाएगा 0 और 0 बटा समय, इसका मतलब आंसर होगा 0। क्योंकि अगर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम वेग भी उसका क्या बोलेंगे, शून्य होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वेलोसिटी भी उसका 0 होगा। विरामावस्था से चलकर, चौथा नंबर क्वेश्चन, विरामावस्था से चलकर प्रारंभ करने वाली एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर लेती है तो अंतिम वेग क्या होगा। अब यहाँ पर अंतिम वेग का बात कर रहा है, तो शुरुआत में वो विरामावस्था से चलकर बोला है यानी शुरुआती वेग उसका क्या है, 0, यानी वो 0 से चला और 10 मिनट में उसका स्पीड कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्राप्त कर लेता है। तो इसका अंतिम वेग, तो अंतिम वेग तो 40 किलोमीटर ही होगा, यानी u हो गया मेरा 0, t हो गया मेरा 10 मिनट और अंतिम वेग मेरा बोल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर से बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि किलोमीटर का अगर मीटर बदलना है तो 1000 और 1 घंटा को सेकंड बदलना है तो 3600। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो छोटा मिलेगा 5/18, इसलिए याद रखना है कि कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर से बदलना हो तो गुना कर देना 5/18 से। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 100/9, यानी कितना आंसर हो जाएगा, तो 11.11, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोई पिंड कह रहा है कि कोई पिंड 1 घंटे में पूरब दिशा की ओर 6 किलोमीटर और अगले 1 घंटा में पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। तो पहले उसको हम ले चलते हैं 6 किलोमीटर, किधर ले जाएंगे, पूरब, इस साइड चला गया 6 किलोमीटर और वापस वो पश्चिम की ओर जाएगा यानी इधर आएगा और अब जाएगा वो 8 किलोमीटर। तो हम देख सकते हैं शुरुआत वो इस बिंदु से किया था और इधर जाने के बाद वो वापस इधर ही आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बचा हुआ दूरी इधर वो देख रहा है इस बिंदु से, वो कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, और यही मेरा विस्थापन कहलाएगा क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम जहाँ वो पहुँचा उसके बीच की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर, और यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट और बाई में टाइम। टाइम कितना दिया हुआ, 1 घंटा गया 1 घंटा आया यानी 2 घंटा। इसको डिवाइड कर दे तो 1 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन भी किलोमीटर में, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। अब दिशा पूछा है तो किधर देख पा रहे हैं, पहले गया था वो पूरब, अब बाद में वो किस साइड आ गया, पश्चिम। तो हम बोल सकते हैं उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक बस 100 सेकंड में 1000 की सरल रेखा सड़क के एक सिरे से ए से दूसरे सिरे बी जाती है, फिर मुड़कर 100 में 500 की दूरी तय करके सी में पहुंचता है। यानी पहले वो गया ऐसे, ए से कहाँ गया वो, तो ए से गया वो बी, कितना दूरी गया है 1000 मीटर, और वापस वो आया 500, यहाँ पर आया मान लेते हैं सी। तो ये जो देख पा रहे हैं कि पहले उसको जाने में लगा है 100 सेकेंड और फिर यहाँ से यहाँ आने में लगा है 100 सेकेंड। तो इसका भी क्या पूछा जा रहा है, तो इसका भी पूछा जा रहा है कि बताना है इसका वेग कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी ना विस्थापन कहलाएगा, क्योंकि 1000 इधर आया वो 500, तो 1000 में 500 को घटा देंगे तो 500 बचेगा, और जाने आने में 100 100 200 लगा है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी और यहाँ भी है। अब चाल कैसा होगा, तो हम देख सकते हैं चाल इसमें क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बोला गया था कि ए से बिंदु सी तक जाने में गति, तो इसका चाल जो होगा वो एक असमान चाल होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, जा रहा था वापस आ गया, यानी कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन चेंज करने के कारण उसका जो चाल होगा वो असमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि वेग और समय ग्राफ एक क्षैतिज सरल रेखा को दर्शाता है तो बताना है। अभी जो हम इससे पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन में समझाए थे वो जितने भी ग्राफ हम बताएं वो दूरी और समय का था। अब हम वेग और समय का ग्राफ बताते हैं कि अगर हमसे एग्जाम में वेग और समय के बारे में पूछ लिया जाए कि वेग और समय ग्राफ कैसा बनने वाला है, तो यहाँ भी हम समझने के लिए सबसे पहले 4 ग्राफ बना लेते हैं। पहला ग्राफ इस प्रकार का, दूसरा ग्राफ इस प्रकार का, तीसरा ग्राफ इस प्रकार का
और चौथा ग्राफ इस प्रकार का। इधर मेरा क्या रहेगा, वेग, पिछला वाला में दूरी था, और इधर रहेगा समय। अब सब में यही चीज़ है, हम लिखने रहे, समझ जाना। अब पहला पिक्चर हमको ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ रहा है। जहाँ पर पहले उसका वेग 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, समय बढ़ते जा रहा है, तो हम देख पा रहे हैं मेरा वेग बढ़ रहा है। यानी समय के साथ अगर वेग बढ़ रहा है तो यानी हम कह सकते हैं ये जो ग्राफ है वो दिखाता है, और ये जो बढ़ भी रहा है वो एक समान वेग बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो बढ़ रहा है वो एक समान वेग में वृद्धि। यानी पहला पिक्चर हमको बता रहा है एक समान वेग में वृद्धि, जबकि पिछला ग्राफ में ये जो पिक्चर हम बनाए थे वो हमको बताता था एक समान वेग, मैंने वेग उस समय एक समान था, लेकिन यहाँ पर वेग बढ़ रहा है। अब बढ़ कैसे रहा है, एक समान। तो एक समान अगर वेग बढ़ेगा, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि त्वरण जो है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है, तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, इसी को हम लोग त्वरण बोलते हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति समय के साथ अपने वेलोसिटी को बढ़ाता है या घटाता है तो ही हम लोग वहाँ पर एक्सेलरेशन देखते हैं। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, अगर बाइक चला रहे हैं और हम एक्सेलरेटर को बढ़ा रहे हैं, तो एक्सेलरेटर जो हाथ से हम लोग बढ़ाते हैं बाइक चलाते समय, उससे क्या होता है, मेरा गाड़ी तेज़ भागने लगता है, उसका वेलोसिटी बढ़ने लगता है। जहाँ पहले वो 20 का स्पीड था, 30 हो जाता है, 40 हो जाता है, 50 हो जाता है, 60 हो जाता है। तो जैसे जैसे हम एक्सेलरेटर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा वेग क्या होगा, भागेगा आगे। तो यानी वेग में जब भी परिवर्तन देखने मिलेगा, अगर हम बाइक में एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, मान लो 50 का स्पीड से, तो हमको एक्सेलरेटर ना तो बढ़ाना होगा ना तो घटाना होगा, यानी उस केस में एक्सेलरेटर 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन। बट अगर हम बात करें वेग बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं मेरा त्वरण बढ़ रहा है। और जब एक समान वेग बढ़ेगा तो ये जो त्वरण है वो भी एक समान रूप से चलेगा, यानी त्वरण एक समान हो जाएगा, एक समान। यानी पहला जो ग्राफ है वो क्या चीज़ को दर्शाता है कि एक समान वेग में वृद्धि, और दूसरा बात त्वरण के बारे में, त्वरण एक समान हो जाएगा। त्वरण कैसा हो जाएगा, एक समान, क्योंकि हर सेकंड में, जैसे पहले 5 सेकंड में वो 10 का स्पीड था, फिर अगला 5 में 20 का स्पीड है, फिर अगला 5 में 30 का स्पीड है, तो एक समान रूप से अगर हम देख पा रहे हैं कि समय और वेग बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा त्वरण भी होगा वो बढ़ेगा जरूर, मेरा त्वरण भी होगा, लेकिन त्वरण कैसा होगा, हम एक समान रूप से गाड़ी को स्पीड कर रहे हैं। जैसे बाइक चलाते हैं क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग एकदम स्पीड से टान देते हैं, तो पूरा कस के टानेंगे तो एकाएक ज़्यादा स्पीड से मेरा वेग बढ़ जाएगा। तुरंत मेरा बाइक 20 का स्पीड था और जैसे एक्सेलेरेटर टाने तुरंत 50 का स्पीड हो गया। लेकिन अगर हम धीरे धीरे एक्सेलेरेटर को बढ़ाएंगे एक समान रूप से, तो मेरा गाड़ी भी धीरे धीरे एकदम एक समान रूप से उसका वेग बढ़ेगा, और गाड़ी एकदम स्मूथ सीधा चलते चल जाएगा समान वेग से, यानी पहले 20 का, फिर 30 का, फिर 40 का, ऐसे बढ़ेगा। अगला जो दिया हुआ ये वाला, इसमें कहता है कि वेग जो एक कांस्टेंट है। क्यों, अगर हम मान लें यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है, वेग का मतलब क्या होता है, 20 मीटर पर सेकेंड। समय बीत रहा है मतलब मेरा स्पीड 20 ही है, समय बीतते जा रहा है, हम गाड़ी 20 का स्पीड से चला रहे हैं, 20 20 20 20 20। इस केस में हम कह सकते हैं जो मेरा वेग होगा वो कैसा होगा, एक समान, एक समान वेग। तो ये दोनों में क्या अंतर है, तो पहला था एक समान वेग में वृद्धि, और ये एक समान वेग है, कांस्टेंट वेग है, ठीक है, अचर जिसको बोलेंगे। और यहाँ पर त्वरण का बात करें तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो हम एक्सेलेरेटर को बढ़ाएंगे भी नहीं और घटाएंगे भी नहीं, तो त्वरण क्या है, मेरा 0 है। और यहाँ पर देख सकता है कि पहले वेग धीरे 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 घटते 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 पूरा स्पीड से बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन तो है, किस रूप से, तो असमान वेग परिवर्तन, असमान वेग में परिवर्तन, वो भी कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब त्वरण भी कैसा होगा, तो त्वरण भी असमान त्वरण होगा, असमान। सेम यहाँ भी, ये भी वही है, असमान वेग में परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन कैसा हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि धीरे धीरे उसका वेग कम होते जा रहा है, तो यहाँ भी हम त्वरण क्या बोलेंगे, असमान। अब रहा बात स्लोप का बात, कि स्लोप कैसे हम बताएंगे। तो जब एक समान वेग में वृद्धि होता है तो स्लोप कैसा बनता है, ओरिजिन से एक सीधा रेखा खींचा जाता है, और वो कैसा स्लोप होगा, तो बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच से एक सीधी रेखा जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ स्लोप कितना देखने मिलेगा, तो वही हम बोल देंगे मूल बिंदु से एक सीधी रेखा जाएगा,
वेग और समय के बीचों बीच लाइन से। यहाँ पर तो स्लोप होगा ही नहीं क्योंकि वो सीधा रास्ता है, क्योंकि एक सीधा रास्ता जा रहा है तो स्लोप होगा ही नहीं। यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, एकाएक बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं स्लोप में वृद्धि हो रहा है, प्रवणता बढ़ेगी, और यहाँ पर स्लोप में कमी होगा, प्रवणता घटेगी। तो स्लोप सभी केस में है, सिवाय इसमें नहीं है। उसमें भी वहाँ नहीं था, इसमें भी यहाँ नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में जो पूछा था वो क्या पूछा है, बोल रहा है यदि वेग और समय ग्राफ एक क्षैतिज सरल रेखा को दर्शाता है, यानी क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इस लाइन के सीधा एक सरल रेखा, जो कि ये लाइन का बात कर रहा वो। तो अगर एक सीधा सरल रेखा है इसका मतलब स्लोप तो नहीं होगा। इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे वेग समय में, तो हम बोलेंगे एक समान वेग, कांस्टेंट वेग। कौन ऑप्शन है कांस्टेंट वेग, तो हिंदी में बोलते हैं अचर वेग। कांस्टेंट वेग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर वेग। यानी यहाँ पर जो वेग होगा वो एक समान वेग होगा, यानी कांस्टेंट वेग होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ग्राफ और उस ग्राफ को अच्छे से हम लोग समझ गए ना, तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 8, दो पिंड ए और बी एक समान गति से गतिमान है। पिंड ए के दूरी और समय ग्राफ की प्रवणता बी के दूरी और समय ग्राफ की प्रवणता से अधिक है। जिसकी प्रवणता मतलब स्लोप अधिक होगा उसका वेग अधिक होगा। तो किसका अधिक है, ए का, तो ए का चाल भी अधिक होगा। कौन ऑप्शन में एक अधिक है, तो पिंड ए की चाल बी से अधिक होगी, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका चाल ज़्यादा, किसमें, दूरी और समय ग्राफ में। एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु के लिए वेग और समय ग्राफ की ऊंचाई समय के साथ स्थिर रहती है। देखो फिर वही बात बोल रहा है, एक समान वेग से गतिमान, एक समान वेग से गतिमान, वेग समय में ही ग्राफ ना बनता है। यहाँ लिखाएगा वेग और यहाँ लिखाएगा समय। और उसमें याद है दूरी और समय में ऐसे बनाए थे, अगर ये दूरी था और ये समय था और एक समान वेग बताना था तो ऐसे बनाए थे। ये दोनों पिक्चर बहुत ध्यान से देखना है कौन किस में हो रहा है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताओ इसका परिणाम एक ऐसे ग्राफ होता है जो क्या होगा, तो अगर एक समान है गति तो ऐसे ना ग्राफ बनेगा। ये कौन ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो बोल सकते हैं एक्स अक्ष का पैरेलल होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। एक समान गति के लिए दूरी समय, फिर वही बात है दूरी और समय, तो दूरी और ये हो गया मेरा समय। अब इसमें हमको कैसा बताना, एक समान गति, एक समान गति ऐसा बनेगा। तो अब कहाँ से गुजर रहा है, ये देख सकते हैं कहाँ से गुजरा है, यहाँ से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन, यानी ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है। 11 कहता है एक ट्रेन विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 10 मिनट में इतना किलोमीटर चाल पहुंचती है। यदि इसका त्वरण एक समान है तो त्वरण का मान, तो यहाँ पर त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ट्रेन कहाँ से चला, तो जीरो, विरामावस्था मतलब गाड़ी रुका हुआ था, तुम गाड़ी उठाया और चलाना शुरू किया है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेग हो जाएगा 0, और 10 मिनट में इसका वेग हो गया 216 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा था, 10 मिनट। और हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन यानी a बराबर v माइनस यू बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। तो पहले तो ये किलोमीटर को हम लोग को मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, यानी 5/18, 60 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो 10 मिनट है उसको 60 से गुना करेंगे तो 600 सेकंड। कुछ इस प्रकार लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी त्वरण कैसे निकालते हैं, तो a बराबर v माइनस यू बटा टी, जो मान दिया था बैठा दिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि 25 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक वस्तु 5 सेकंड में विरामावस्था में आ जाती है। अब उल्टा क्वेश्चन है, तुम गाड़ी चला रहा है इस बार 25 के स्पीड से मीटर पर सेकंड से, और गाड़ी को अब रोकना है, विरामावस्था में लाना। विरामावस्था मतलब रेस्ट, तो इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा तुम्हारा 25, टाइम दिया हुआ 5, और विरामावस्था मतलब अंतिम वेग हो जाएगा 0। तो अगर त्वरण पूछेगा तो निकाल लेंगे, बट यहाँ त्वरण नहीं पूछा, अंतिम वेग पूछा है। तो गाड़ी अगर विरामावस्था में लाना है तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर त्वरण पूछता तो नेगेटिव त्वरण होता, क्योंकि गाड़ी का वेग घट रहा है, v माइनस यू बटा टी, यानी 0 माइनस 25 बटा 5, तो हम कह सकते हैं -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कब करते, जब हमसे त्वरण पूछा होता। 13 एक समान त्वरण से गतिमान एक पिंड और औसत वेग
डैश के बराबर होता है, एक समान त्वरण से गतिमान है। फिर वही वाला ग्राफ, एक समान अगर त्वरण है तो कहीं ना कहीं इसका पिक्चर ऐसा बनेगा। तो औसत वेग डैश के बराबर होता है। तो हम लोग को याद रखना है, ऐसे इसका कोई काम था नहीं, ऐसे याद रखो कि औसत वेग का मतलब होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटा 2, u प्लस v बटा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर, नियत चाल कांस्टेंट वेलोसिटी से एक वृत्ताकार पथ के अनुदिश दौड़ता एक एथलीट की गति त्वरित गति का एक उदाहरण है। क्यों एक त्वरित गति का उदाहरण है? क्योंकि उसकी गति बार बार दिशा बदल रही है। अगर कोई भी लड़का जब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा ना, तो हम लोग को लगता है कि वृत्ताकार पथ पे तो घूम रहा है, दिशा कहाँ बदल रहा है? दिशा बदल रहा है, क्योंकि अगर वो इस साइड दौड़ रहा है यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन इधर था, बट वो मुड़ के इधर गया, इधर जाना था फिर मुड़ के इधर गया, इधर जाना था फिर मुड़ के इधर गया, यानी वो बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, जिस कारण से जो नियत चाल से एक वृत्ताकार के अनुदिश दौड़ता हुआ एक एथलीट की गति त्वरित गति का एक उदाहरण है। क्योंकि बार बार उसका दिशा बदल रहा है तो वेग बदलेगा, और वेग बदलेगा तो हम कह सकते हैं त्वरित होगा, यानी कि त्वरण बदलेगा। वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। तो त्वरित कैसे हो रहा है, यानी उसका एक्सेलरेशन बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि बार बार वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो अपनी वेलोसिटी को भी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु के स्थान का वर्णन सदैव निर्देश बिंदु को निर्दिष्ट करके किया जाता है डैश के रूप में। अगर हमको कोई भी जगह जानना है, हम अपना ही घर का लोकेशन अगर बताना चाहेंगे तो हमको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से हमको समझाना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर किसी भी हम लोग ग्राफ या किसी भी निर्देशांक बिंदु में दर्शाते हैं तो हर चीज़ को एक पॉइंट से दर्शाते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ये जो मूल बिंदु होगा एक्स वाई का बीचों बीच जो कटता है मूल बिंदु, जिसको 0 0 बोलते हैं या फिर ओरिजिन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी भी पॉइंट को दर्शाना है, एनसीईआरटी का लाइन से उठाकर क्वेश्चन पूछा गया है। यदि वेग समय ग्राफ वक्रित, सिंपल सा बात है, वेग और समय ग्राफ में वक्रित दो रेखा बनाए थे, ऐसे और एक ऐसे, तो वस्तु डैश की गतिमान है। अब ये क्या बताए थे? असमान वेग होगा, असमान वेग बढ़ रहा है, असमान वेग घट रहा है। तो क्या उसकी नियत चाल होगी? नहीं। एक समान त्वरण होगा? नहीं। एक समान त्वरण में तो ये ग्राफ बताए थे। वेग में परिवर्तन की नियत दर या असमान त्वरण होगा, तो वेग में परिवर्तन की नियत दर, तो ये वेग में नियत दर तो नहीं है, क्योंकि वेग अगर नियत बढ़ेगा घटेगा वो तो दिया नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका जो त्वरण होगा वो असमान होगा। क्यों? देखो, ये मान लो बाइक चला रहा है, एकदम बाइक को चलाते 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 पूरा स्पीड कर दिया, यहाँ पूरा स्पीड से धीरे धीरे पूरा कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो एक्सीलेटर को या तो पूरा बढ़ा रहा है या तो पूरा घटा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं असमान त्वरण हो रहा है। ये एक कार इतने के चाल से, इतने के वेलोसिटी के स्थिर वेग से एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। क्रमशः 10 सेकंड में कार का विस्थापन और कार द्वारा अनुमानित गति का प्रयास। अब एक सीधा रास्ता में अगर 50 के स्पीड से कोई जाएगा 10 सेकंड तक, तो उसका विस्थापन हो जाएगा 10 गुना 50, यानी कि 500 मीटर। और एक सीधी रेखा में और वेग भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं एक समान गति होगी। ऑप्शन नंबर सी। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है और फिर अगली 16 मीटर 2 सेकंड में, तो कितना दूरी तय किया वो? 16 16 32, और कितना सेकंड लिया? 4 और 2 6। तो आंसर हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। 16 16 32 और 4 और 2 6 सेकंड लिया, तो 32/6 आंसर होगा। एक पिंड 5 सेकंड में ए से बी 10 मीटर की सरल रेखीय दूरी तय करती है। 5 सेकंड में ए से बी 10 मीटर की सरल रेखीय दूरी, फिर वह सरल रेखीय पथ पर साथ ही वापस बिंदु बी पर भी आ गया। 5 सेकंड में गया भी 5 आया भी 5। औसत चाल पूछा है, औसत चाल, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड पूछा है, वेलोसिटी नहीं। तो यानी हो जाएगा दूरी बटा समय, तो 10 गया 10 आया, कुल मिलाकर दूरी हो गया 20। 5 सेकंड और 5 सेकंड 10, यानी हम बोल सकते हैं 2 मीटर
पर सेकेंड। अंतर है, ये जो औसत चाल है इसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं, और ये जो औसत वेग है इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इसके लिए हम लोग को दूरी चाहिए, इसके लिए हम लोग को विस्थापन चाहिए। तो अगर औसत वेग पूछता तब तो 0 होता, क्योंकि जहाँ से शुरू किया वहीं आ गया, बट ये जाल पूछा है इसलिए 10 और 10 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शून्य त्वरण को दर्शाती है? त्वरण कब शून्य होगा? जब तुम एक स्पीड से जा रहा है। जब बाइक चलाते समय तुम 50 की स्पीड से जाएगा, हमेशा 50 का, तो ना तो तुम एक्सेलेरेटर को बढ़ाएगा ना तो घटाएगा। तो तेज़ी से आगे बढ़ती हुई ट्रेन बिल्कुल नहीं, इसमें तो त्वरण दिख रहा है। उड़ान भरते हुए हवाई जहाज, अब जब गाड़ी हवाई जहाज जब चलना शुरू होता है तो पहले धीरे 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 स्पीड होता है ना, तो वहाँ भी तो एक्सेलेरेटर को बढ़ा रहा है। सीधी रेखा पर नियत चाल से गतिमान एक कार, ये बिल्कुल सही है। अगर तुम एक नियत चाल से चलेगा यानी तुम एक्सेलेरेटर को ना तो बढ़ा रहा ना घटा रहा, यानी एक्सेलेरेटर शून्य होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ऊपर फेंका हुआ गेंद पहले वो पूरा एक्सेलेरेटर के साथ जाएगा, धीरे धीरे ऊंचाई जाने पर एक्सेलेरेटर कम होने लगेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा तो एक्सेलेरेटर फिर बढ़ेगा, इसलिए वो नहीं होने वाला है। यदि वेग और समय ग्राफ में 5 सेकंड में इतना सरल क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल जा रहा है 10 के स्पीड से, तो 10 का स्पीड है और 5 सेकंड जाएगा तो विस्थापन हो जाएगा 50 मीटर। तो हम लोग जानते हैं विस्थापन बराबर होता है वेग गुना समय। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी। निम्नलिखित में से कौन एक समान वृत्तीय गति का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो सर्वोत्तम उदाहरण जो ऑप्शन दिख रहा है, एक लूप पर एक रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर तो चेंज करता है, कभी स्पीड होगा कभी स्लो होगा, तो वो तो एक समान वृत्तीय गति नहीं है और वृत्ताकार होता भी नहीं है। वक्रित ट्रैक पर धीमी होती हुई रेसिंग कार, धीमी होती हुई मतलब उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे घट रहा है, तो यानी उसका भी एक समान वेग नहीं है, ये भी नहीं होगा। चंद्रमा पृथ्वी के परित वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, ये सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में अप्रॉक्स 27.1/3 दिन समय लगता है। तो एक फिक्स बताया जा रहा है कि इतना ही समय में घूमता है, मतलब वो एक समान वेग से चल रहा हो, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। कौन सा अभिलक्षण असमान गति को परिभाषा करता है? असमान गति का मतलब समय के साथ तुम्हारा वेग बढ़ घट रहा हो, तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना। नियत चाल तो नहीं होगा। शून्य अगर त्वरण है तो ये भी नियत चाल ही है, क्योंकि नियत चाल को ही त्वरण शून्य होता है। वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण शून्य, तो ये हो गया बात। और समान समय अंतराल में समान विस्थापन, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सेम टाइम पे तुम हर बार अलग अलग दूरी जाओ, पहला 5 सेकंड 100 मीटर, अगला 5 सेकंड 20 मीटर, तो इस प्रकार तुम्हारा जो गति होगा वो कैसा होगा? असमान। आखिरी क्वेश्चन है जो कि टेक्नीशियन में पूछा गया था इस चैप्टर का। एक वृत्ताकार ट्रैक पर नियत चाल, कांस्टेंट चाल से साइकिल चला रहा साइकिल चालक किस प्रकार का गति का उदाहरण है? तो अगर वृत्ताकार पथ पर गोल गोल घूमेगा तो ये एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा, क्योंकि एक तो नियत चाल है, कांस्टेंट है, यानी एक समान होगा, और ऊपर से चल कैसे रहा है तो वो वृत्ताकार ट्रैक है, तो गोल गोल अगर वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलेगा तो वो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे गए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। तो अगर हम थ्योरी को बहुत अच्छे समझेंगे तो हम जवाब दे पाएंगे, या रट्टा मारने का कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए जितना क्वेश्चन बताएं इन सारे को अगर हम एक बार प्रैक्टिस कर ले, सारा ग्राफ को एक बार अच्छे से याद कर ले, तो हम मोशन चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।